है। जब हम ग्लोबलाइजेशन शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है ये कोई नई बात है। हाँ, जैसे इंटरनेट और हवाई जहाज के दौर की। बिल्कुल। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। ये कहानी हजारों साल पुरानी है इसमें रेशम भी है, मसाले भी हैं। और कुछ बेहद चौंकाने वाले मोड़ भी। बिल्कुल। आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे कि कैसे दुनिया एक दूसरे से जुड़ी। ये सिर्फ व्यापार की कहानी नहीं है। नहीं। ये विचारों की, संस्कृतियों की, भोजन और यहाँ तक कि बीमारियों के सफर की भी कहानी है। और इसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एकदम शुरुआत से। ठीक है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जुड़ाव, ये कनेक्शन, ये शुरू कैसे हुआ। क्या ये कोई 50-100 साल पुरानी बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये प्रक्रिया हजारों साल पुरानी है। हजारों साल? हाँ, 3000 ईसा पूर्व में, मतलब आज से लगभग 5000 साल पहले, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वो समुद्री रास्तों से पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार कर रहे थे। 5000 साल पहले? ये कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है। नहीं, ये एक स्थापित प्रॉपर ट्रेड नेटवर्क था। तो इसका मतलब तब भी लोग काम के लिए, व्यापार के लिए, शायद नए अवसरों के लिए लंबी लंबी यात्राएं कर रहे थे। हाँ, और सिर्फ व्यापारी ही नहीं, पुजारी थे, तीर्थयात्री, ज्ञान की तलाश में निकले लोग, ये सब सफर पर थे। अच्छा। और जब ये लोग चलते थे तो अपने साथ सिर्फ सामान नहीं ले जाते थे। वो अपने साथ अपनी मान्यताएं, अपना हुनर, नए विचार और यहाँ तक कि अनजाने में बीमारियां और कीटाणु भी ले जाते थे। इसका कोई दिलचस्प उदाहरण है कुछ ऐसा जो? एक बहुत अच्छा उदाहरण है कौड़ियों का। कौड़ियां? जी हाँ। मालदीव में पाई जाने वाली कौड़ियां, जिन्हें उस जमाने में एक तरह की, आप कह सकते हैं, मुद्रा या पैसे की तरह इस्तेमाल किया जाता था। हाँ। पूर्वी अफ्रीका तक पहुंच गई थी। जरा सोचिए, एक छोटी सी कौड़ी का मालदीव से अफ्रीका तक का सफर। कमाल है। ये उस दौर के व्यापारिक नेटवर्क की पहुंच को दिखाता है। आप कह सकते हैं कि ये दुनिया का पहला ग्लोबल मनी था एक तरह से। कमाल है। ये तो सच में एक बहुत प्राचीन कहानी है और इसी कहानी का शायद सबसे मशहूर अध्याय है सिल्क रूट। हाँ। इसके बारे में सुनते ही दिमाग में रेगिस्तान और ऊंटों के काफिले की एक तस्वीर सी बन जाती है। और वो तस्वीर काफी हद तक सही भी है। सिल्क रूट सिर्फ एक सड़क नहीं थी। अच्छा। वो जमीनी और समुद्री रास्तों का एक बहुत बड़ा जाल था। ये रास्ते एशिया के बड़े हिस्सों को आपस में जोड़ते थे। और फिर आगे यूरोप और उत्तरी अफ्रीका तक जाते थे। इसे आप यूं समझ लीजिए, ये प्राचीन दुनिया का इंटरनेट था। इंटरनेट? वाओ। हाँ, जहाँ सिर्फ चीजें ही नहीं बल्कि कल्चर भी एक्सचेंज हो रहा तो इस था। इंटरनेट पर क्या क्या आता जाता था? जाहिर है सिल्क तो था ही। हाँ, चीन से रेशम और मिट्टी के शानदार बर्तन, मतलब पॉटरी, वो पश्चिम की ओर जाते थे। और यूरोप में इनकी भारी मांग थी। बिल्कुल। वहीं भारत और दक्षिण पूर्व एशिया से कपड़े और मसाले, इनका निर्यात होता था। और बदले में यूरोप से सोना चांदी। हाँ, सोना चांदी जैसी कीमती धातुएं एशिया आती थी। तो ये एक दो तरफा ट्रैफिक था। लेकिन जैसा आपने कहा, ये सिर्फ व्यापार नहीं था। हाँ। यहाँ संस्कृति की भी बात हो रही है। बिल्कुल। और यही सिल्क रूट की सबसे बड़ी देन है। व्यापार के इन रास्तों पर ही धर्मों ने भी सफर किया। जैसे बौद्ध धर्म भारत से निकलकर इसी रास्ते से मध्य एशिया, चीन और जापान तक फैला। अच्छा। इसी तरह ईसाई मिशनरी और मुस्लिम धर्मोपदेशक भी इन्हीं रास्तों से दुनिया के अलग अलग कोनों में पहुंचे। तो मतलब एक ही रास्ते पर जहां रेशम के थान जा रहे थे, वहीं बुद्ध के विचार भी यात्रा कर रहे थे। और सिल्क रूट पर एक और चीज ने सफर किया। हाँ। जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है। क्या? हमारा खाना। हाँ, ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। कहते हैं कि नूडल्स चीन से पश्चिम पहुंचे और वहीं से स्पेगेटी का जन्म हुआ। मतलब इटली का मशहूर पास्ता। हाँ, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अरब यात्री पास्ता को 5वीं सदी में इटली के सिसिली द्वीप तक ले गए थे। तो अगली बार जब कोई पास्ता खाए तो शायद उसे चीन या अरब को धन्यवाद कहना चाहिए। ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। लेकिन खाने की दुनिया में असली भूचाल तो तब आया जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। बिल्कुल सही। हाँ। अमेरिका की खोज से पहले आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद, ये सब दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए अनजान थे। सोच कर देखिए, बिना आलू और टमाटर के आज भारतीय या यूरोपीय खाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिल्कुल। ये सारी चीजें अमेरिका से यूरोप और एशिया पहुंची और इन्होंने लोगों के खान पान और जीवन को
पूरी तरह बदल दिया। मतलब मिर्च, जो भारतीय खाने की जान है, वो हमेशा से यहाँ थी ही नहीं। हाँ, नहीं थी। ये तो वाकई एक ग्लोबल किचन की कहानी है। पर अमेरिका की खोज का असर सिर्फ किचन तक नहीं रहा, इसने तो दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था का केंद्रीय बदल दिया। हाँ, और ये 16वीं सदी का सबसे बड़ा महापरिवर्तन था। लाखों सालों से अमेरिका बाकी दुनिया से कटा हुआ था। जब वो दुनिया के नक्शे पर आया तो अपने साथ लाया विशाल जमीन, बेशुमार फसलें और सबसे बढ़कर खनिज पदार्थ। पेरू और मेक्सिको की खाने? हाँ, वहां से निकलने वाली चांदी ने यूरोप की किस्मत ही बदल दी। कैसे? मतलब चांदी ने ऐसा क्या कर दिया? देखिए, सदियों से विश्व व्यापार का केंद्र एशिया था। यूरोप के पास एशिया को बेचने के लिए कुछ खास नहीं था। तो वो अपना व्यापार सोने और चांदी से चुकाते थे। बिल्कुल। अब अमेरिकी चांदी ने यूरोप को मालामाल कर दिया। अब उनके पास इतनी दौलत थी कि वो एशिया के साथ व्यापार को और बढ़ा सकें। अच्छा। और इसी दौलत ने यूरोप को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने में मदद की। मतलब विश्व व्यापार का केंद्र पूरब से पश्चिम की ओर खिसक गया। और इसी दौलत ने एल डोराडो यानी सोने के शहर की कहानियों को भी जन्म दिया। हाँ, जिसने अनगिनत यूरोपीय खोजियों को अपनी ओर खींचा। वो एक तरह का गोल्ड रश था। पर अमेरिका पर यूरोप की जीत सिर्फ दौलत या सैनिक ताकत से नहीं हुई। उनका सबसे घातक हथियार तो कुछ और ही था, जो दिखाई भी नहीं देता था। और वो हथियार था बीमारी। हाँ, ये कहानी का सबसे भयावह हिस्सा है। चेचक के कीटाणु। क्योंकि अमेरिकी लोग लाखों साल से बाकी दुनिया से अलग थलग थे, तो उनके शरीर में इम्यूनिटी नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से लड़ने की क्षमता थी ही नहीं। तो जब स्पेनिश सैनिक अपने साथ चेचक के कीटाणु लेकर पहुंचे तो वो बीमारी जंगल की आग की तरह पूरे महाद्वीप में फैल गई। और इसका असर वो कितना विनाशकारी था, कल्पना से भी ज्यादा। इसने पूरे के पूरे समुदायों को खत्म कर दिया। पूरे समुदाय? हाँ, कुछ अनुमानों के मुताबिक कुछ इलाकों में 90% तक आबादी मारी गई। 90%? दुश्मन का उनके पास कोई जवाब नहीं था। हमारे सोच में मैसेच्यूसेट्स के पहले गवर्नर जॉन विंथॉर्प का एक कोट है जो दिल दहला देता है। हाँ। उन्होंने लिखा कि चेचक की वजह से स्थानीय लोग खत्म हो गए और इस तरह कोट अनकोट परमेश्वर ने वो जमीन उन्हें दे दी। ये एक तरह का जैविक युद्ध ही था। इसे जैविक युद्ध कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल। ये इतिहास का एक स्याह पन्ना है जो दिखाता है कि दुनिया का जुड़ना हमेशा फायदेमंद नहीं होता। इसके बहुत क्रूर परिणाम भी हो सकते हैं। हाँ। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 19वीं सदी में आते हैं। इस दौर में दुनिया और भी तेजी से सिकुड़ने लगी थी। बिल्कुल। इस सदी में 3 चीजें यूं समझ लीजिए पूरी दुनिया में बह रही थीं। कौन सी 3 चीजें? पहला, व्यापार का प्रवाह यानी सामान। दूसरा, श्रम का प्रवाह यानी काम की तलाश में जाते लोग। और तीसरा, पूंजी का प्रवाह यानी पैसा जो निवेश के लिए दुनिया भर में घूम रहा था। इसका एक बेहतरीन उदाहरण ब्रिटेन के कॉर्न लॉ में मिलता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये एक घरेलू कानून था लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। बिल्कुल। ब्रिटेन में आबादी बढ़ रही थी तो सरकार ने जमींदारों के दबाव में मक्के के आयात पर रोक लगा दी ताकि स्थानीय किसानों को अच्छी कीमत मिले। हाँ, इसे कॉर्न लॉ कहा गया। लेकिन जब उद्योगपतियों और शहरी लोगों ने विरोध किया तो सरकार को ये कानून हटाना पड़ा। और फिर बाहर से सस्ता अनाज ब्रिटेन में आने लगा। नतीजा ये हुआ कि ब्रिटेन के किसान बर्बाद हो गए, हजारों लोग बेरोजगार हो गए। तो उन्हें अपना घर-बार छोड़ना पड़ा। हाँ, उन्हें काम की तलाश में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देशों में जाना पड़ा। यानी लंदन में लिया गया एक फैसला सिडनी और न्यूयॉर्क के भविष्य को तय कर रहा था। और इस पूरी प्रक्रिया को रफ्तार दी टेक्नोलॉजी ने। हाँ, रेलवे, भाप के जहाज और एक ऐसी तकनीक जिसने आम लोगों की थाली बदल दी, रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन तो एक क्रांतिकारी आविष्कार था। 1870 से पहले अमेरिका से यूरोप जिंदा जानवर भेजे जाते थे, जो बहुत महंगा और मुश्किल काम रहा होगा। बहुत। जानवर रास्ते में मर जाते, बीमार हो जाते, इसलिए मांस एक लग्जरी आइटम था, सिर्फ अमीर खा सकते थे। लेकिन फिर रेफ्रिजरेशन वाले जहाज आ गए और सब कुछ बदल गया। कैसे? अब जानवरों को अमेरिका में ही काट कर उनका मांस यूरोप भेजा जाने लगा। इससे लागत बहुत कम हो गई, मांस के दाम गिरे और यूरोप के गरीबों को भी भरपूर प्रोटीन वाला भोजन मिलने लगा। हाँ, इससे उनका जीवन स्तर सुधरा। मतलब एक अकेली टेक्नोलॉजी ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। लेकिन जहां यूरोप का जीवन स्तर सुधर रहा था, वहीं दुनिया के दूसरे हिस्सों में इसका एक काला साया भी पड़ रहा था। हम बात कर रहे हैं अफ्रीका की। हाँ,
19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका के विशाल संसाधनों की ओर आकर्षित हुईं और फिर जो हुआ वो इतिहास की सबसे शर्मनाक घटनाओं में से एक है। 1885 में बर्लिन में यूरोप के बड़े देशों की एक बैठक हुई और उस बैठक में उन्होंने अफ्रीका के नक्शे पर स्केल से सीधी लकीरें खींचकर पूरे महाद्वीप को आपस में बांट लिया, जैसे कोई केक का टुकड़ा हो। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि उन लकीरों के आर पार कौन से कबीले या समुदाय रहते हैं। कुछ नहीं सोचा, जिनकी संस्कृति भाषा सब एक है। वो कृत्रिम बॉर्डर आज भी अफ्रीका में कई संघर्षों की जड़ है। पर अफ्रीका पर कब्जा करना इतना आसान नहीं था। वहाँ के लोग यूरोपीय लोगों के लिए खानों या बागानों में मजदूरी नहीं करना चाहते थे। क्यों करेंगे? उनके पास अपनी जमीन थी, अपने मवेशी थे, वो आत्मनिर्भर थे। तो यूरोपीय लोगों ने उन्हें मजदूर बनाने के लिए एक और क्रूर तरकीब अपनाई। और एक बार फिर अमेरिका की तरह एक बीमारी ने अहम भूमिका निभाई। इस बार इसका नाम था रिंडरपेस्ट, मवेशी प्लेग। ये बीमारी अफ्रीका पहुंची कैसे? ये एशिया से आए उन जानवरों के जरिए पहुंची जिन्हें इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए लाया गया था। अच्छा। और ये बीमारी भी जंगल की आग की तरह फैली। इसने अफ्रीका के लगभग 90% मवेशियों को मार डाला। 90%? ये तो तबाही थी। ये पूरी तरह से तबाही थी। इसने अफ्रीकियों की रोजी रोटी और आत्मनिर्भरता की कमर तोड़ दी। उनके धन का स्रोत ही खत्म हो गया। हाँ, अब उनके पास यूरोपीय लोगों के लिए मजदूरी करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। इस एक बीमारी ने पूरे अफ्रीका को गुलाम बनाने का रास्ता साफ कर दिया। इसी दौर में दुनिया के एक और कोने से लाखों लोगों को काम के लिए दूसरी जगहों पर ले जाया जा रहा था। ये कहानी भारत से जुड़े गिरमिटिया मजदूरों की है। गिरमिटिया, ये शब्द अंग्रेजी के अग्रीमेंट का बिगड़ा हुआ रूप है। अच्छा, अग्रीमेंट से गिरमिटिया। हाँ, ये वो मजदूर थे जिन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट के तहत भारत से ले जाया जाता था। ये एग्रीमेंट 5 साल का होता था, जिसके बाद उन्हें लौटने की इजाजत थी। हाँ? इजाजत थी। हालांकि ऐसा अक्सर होता नहीं था। और ये लोग क्यों गए? कहाँ से थे ये लोग? ये ज्यादातर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु के गरीब किसान थे। अच्छा। जो ब्रिटिश नीतियों के कारण कर्ज में डूबे थे, अपनी जमीन खो चुके थे। उन्हें काम का झांसा देकर कैरिबियाई द्वीप समूह, मॉरिशस, फिजी जैसी जगहों पर ले जाया गया। गन्ना और चाय के बागानों में काम करने के लिए? हाँ, ये गुलामी का ही एक नया अनुबंधित रूप था। तो आज जब हम इन देशों में भारतीय संस्कृति की मजबूत छाप देखते हैं, हाँ, तो उसके पीछे इन गिरमिटिया मजदूरों के संघर्ष और त्याग की एक बहुत लंबी कहानी है। बिल्कुल। तो आप देखिए, भूमंडलीकरण की ये कहानी कितनी जटिल है। इसमें सिल्क रूट का रोमांस है, तो चेचक और रिंडरपेस्ट का दर्द भी है। इसमें आलू टमाटर से बदलती थाली है, तो बढ़ते हुए महाद्वीप और अपनी जड़ों से उखड़ते लोग भी हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि हमारी आज की दुनिया, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, इन्हीं ऐतिहासिक प्रक्रियाओं की देन है। व्यापार, तकनीक, लालच और महाजरत मतलब माइग्रेशन ने मिलके इस दुनिया को वो शक्ल दी है जिसमें हम आज रहते हैं। सही कहा। और ये प्रक्रिया रुकी नहीं है, ये आज भी जारी है, बस इसके रूप और रफ्तार बदल गए हैं। जो हमें आज के लिए एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। हमने देखा कि कैसे जहाज़ों ने कीटाणुओं को फैलाया और रेफ्रिजरेशन ने खानपान बदल दिया। आज के डिजिटल युग में जब विचार और सूचनाएं सेकंडों में दुनिया पार कर जाती हैं, तो हम अनजाने में कौन से वैचारिक कीटाणु फैला रहे हैं या कौन सी डिजिटल क्रांति ला रहे हैं जिसके दूरगामी परिणाम हम अभी समझ भी नहीं पा रहे हैं। सोचने वाली बात है। अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।